तो हेलो एवरीवन, आर एन टी सिटी दिस साइड। आज बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर। ये हमारी टेक्निकल लर्निंग सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है और इसमें हम सीखेंगे कि चार्ट होता क्या है, चार्ट में क्या चीज़ें हमें देखनी है क्या नहीं देखनी है। तो सबसे पहले चार्ट को समझते हैं कि ये चार्ट होता क्या है। चार्ट में हमें एक स्केल पर हमें प्राइस दिख रहा होता है। अगर हम ये वाला स्केल देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर प्राइस दिख रहा है, और यहीं पर हम ये वाला स्केल देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर टाइम दिख रहा है। हम टाइम का यूज करके प्राइस डिसाइड करते हैं, प्राइस का एनालिसिस करते हैं। कैसे करते हैं? पास्ट पैटर्न्स को देखते हुए। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर हम अगर आते हैं, यहाँ पर ये वाला जोन है। आप यहाँ से अगर इस दिन से मार्क करके चलो, चलो मैं वो लगा लेता हूँ। यहाँ पर डेट रेंज मैंने लगाई, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये वाला ये यहाँ तक का आपका एक रेंज है। ठीक है। ये आपका 400 दिन का रेंज है और यहाँ से आपका ये ब्रेकआउट आता है। ये आपका 615 दिन का रेंज है। ओके। अभी 615 दिन का रेंज है और उसके बाद यहाँ पे एक आपका ब्रेकआउट आता है। अभी करेंटली 615 दिन का रेंज यहाँ पर हुआ है या कम हुआ है वो देख लेते हैं। अभी इस बार हमारा जो है अराउंड अराउंड 700 दिन होने वाला है। ठीक है। यहाँ से अगर हम इस कैंडल से मार पे चलते हैं तो लगभग लगभग 700 दिन होने वाले हैं। पिछली बार से बड़ा कंसोलिडेशन हो गया। और पिछली बार की कंसोलिडेशन में हमें यहाँ पर जब ब्रेकआउट मिला था इस वाली कैंडल से, तो हम यहाँ पे लगभग 40% ऑन द इंडेक्स भागे थे। क्या इस बार भी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो गया चार्ट का टाइम बेस्ड एनालिसिस। ये पहले भी हुआ था क्या इस तरह का? हाँ जी, यहाँ पर भी हमें ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ था। क्योंकि यहाँ पे कोविड का क्रैश आ गया था, मैं उसको नहीं गिरूंगा। बट यहाँ पर भी लगभग लगभग 550 दिन का था और फिर यहाँ इसको मान के चलूँ तो लगभग लगभग वही 700 से 800 दिन का हो गया था कोविड के क्रैश के वजह से। बट फिर उसके बाद काफी बड़ी रैली आई, है ना। तो ऐसा आप यहाँ पर पीछे जाते जाओगे ऐसा दिखता जाएगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हमने टाइम एनालिसिस समझा कि टाइम एनालिसिस देख के हमें ये पता चलता है कि पास्ट बिहेवियर कैसा रहा है किसी भी इंडेक्स का, चाहे वो ऑयल का चार्ट हो, चाहे क्रूड का हो, सॉरी, चाहे गोल्ड का हो, चाहे ऑयल का हो, चाहे गोल्ड सिल्वर का हो, कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी इंडेक्स हो और स्टॉक्स हो। ठीक है। बिटकॉइन हो, कहीं पर भी हम ये चीज यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो में यूज कर सकते हैं। बिटकॉइन में भी ऐसा आप एनालिसिस कर सकते हो, बिटकॉइन में भी ऐसा होता है। हर चार्ट में आपको एक टाइम एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा कि एक पैटर्न है जो कि रिपीट होता है। और वो पैटर्न किस चीज का होता है? एक्यूमुलेशन का। और फिर मार्कअप फेज आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फिर एक सेलिंग आ जाती है। ठीक है। हम उसको स्टेज 1 मानते हैं, फिर स्टेज 2 बोलते हैं। स्टेज 2 में स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, स्टेज 3 में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टेज 4 में सेलिंग आती है काफी सारी। राइट। तो ये 3 से 4 स्टेज होते हैं। 3 से 4 इसलिए कह रहा हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि आप जैसे निफ्टी में देखें, पर एक मंथली टाइम फ्रेम में लगाऊं, यहाँ आपका स्टेज 1 चल रहा था, स्टेज 2 आया, स्टेज 3 आया, वापस से स्टेज 2 आ गया। ठीक है। फिर स्टेज 3 आता है, फिर वापस से स्टेज 2 चालू हो जाता है। बीच में यहाँ पर एक कुछ समय के लिए स्टेज 4 आया था। ठीक है। जब ये हैवी क्रैश आता है तो ये स्टेज 4 में जाता है, बट फिर तेजी से वापस स्टेज 1 और स्टेज 2 में चला जाता है। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जो अच्छे अपट्रेंड स्टॉक्स होते हैं उनमें स्टेज 2 फॉलो होने लगता है स्टेज 3 के बाद। तो ये स्टेजेस की कहानी होती है, इसके ऊपर एक आने वाले समय में और वीडियोस बनाई जाएंगी। फिलहाल आप चार्ट को समझें। तो जो चार्ट होता है ये हमारा मूव होता है डिमांड और सप्लाई के बेस पे। ठीक है। इसमें अगर डिमांड आएगी किसी भी दिन पर, जैसे कि यहाँ पर हम इस कैंडल को मान के चलते हैं, ये वाली कैंडल है 2 अप्रैल की। ये नीचे तक गई थी, लोग सप्लाई कर रहे थे, यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे तक गई, लोग सप्लाई कर रहे थे, बट यहाँ पे रिकवरी आ गई। क्यों आ गई? बिकॉज यहाँ पर सेलर्स से ज्यादा बायर हो गए एंड उन बायर्स ने प्राइस को एक अच्छी क्लोजिंग करवा दी।
बायर्स अगर आपके ज़्यादा फेवर में है, ठीक है, तो वो अच्छी क्लोजिंग करवाएंगे, ऑन द बुलिश साइड क्लोजिंग करवाएंगे। सेलर्स आपके अगर ज़्यादा फेवर में है, उनके लिए चीज़ें ज़्यादा फेवरेबल हैं, तो फिर वो अपनी जो है बेरिश क्लोजिंग करवा लेंगे, है ना। बेरिश क्लोजिंग कैसी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। एक बेरिश क्लोजिंग वैसे ये भी अच्छी है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर ये बेरिश क्लोजिंग है ना, ये बेरिश क्लोजिंग है, ये बेरिश क्लोजिंग है, ये बेरिश क्लोजिंग। तो बियर्स जब यहाँ पर अपनी पावर लगाते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ बंद कराते हैं, तो ये होता है एक बियरिश क्लोजिंग। इस चार्ट पर ये जो टाइम के साथ प्रेशर आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, उस प्रेशर को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये जैसे ये टाइम का करेक्शन है, यहाँ पर टाइम के साथ प्राइस करेक्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है बट ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पर एक बायर्स और सेलर्स में लड़ाई चल रही है। और जिस भी साइड जो भी जीतेगा, वो इस पूरी की पूरी जो यहाँ पर एक संघर्ष रहा है, उस संघर्ष का वहां पर वो फायदा उठाएगा और एक अच्छी रैली देगा, ठीक है। तो जब भी आप देखें कि एक लंबा रेंज बना है, तो उसके बाद ब्रेकआउट पर कोई छोटा मूव एक्सपेक्ट ना करें। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि एक बड़ा मूव ही आता है, ठीक है। चाहे स्टॉक्स में देखो आप, चाहे जिसमें भी देखो, ऐसा क्यों होता है, अब इस पे बात करते हैं। जब भी हम एक बड़ी पार्टी की बात करते हैं जो कि मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, वो अगर माल अपने पास इकट्ठा कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, तो वो क्या करना चाहेगा? वो अपना पैसा बनाना चाहेगा, राइट। क्या वो इस रेंज में पैसा नहीं बना रहा? बिल्कुल बना रहा है। बट जब ऊपर जाएगा तेजी से, तो भी उसका अच्छा पैसा बनेगा, तब उसको रियल अप्रिसिएशन मिलेगा। तो तब उसको जो उसने बैंक का पैसा या लोन लिया होगा या कुछ भी लिया होगा, जिस परसेंटेज इंटरेस्ट पे, उसके काफी ज्यादा कंपाउंडिंग में रिटर्न मिलेंगे, फिर वो ऊपर आपको माल चिपकाए, है ना। यहाँ से एक पंप लेगा, आपसे माल छीनेगा और फिर ऊपर लेके जाएगा, तो फिर वहां पर दोबारा से सप्लाई करेगा। यहाँ पर आपको वो 4 रुपए की चीज आपसे ले रहा है, ठीक है, 4 रुपए की चीज, उसी चीज को 12 रुपए बना रहा है, फिर आप 12 रुपए पे अपनी 4 रुपए की चीज दोबारा उसे खरीदने आते हो, और समझ रहे हो क्या होता है? ऐसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट। तो ये चीज, डिमांड और सप्लाई हमेशा बनी रहेगी मार्केट में, क्योंकि कभी किसी को कुछ अच्छा लगेगा, कभी किसी को कुछ अच्छा लगेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 4 रुपए की चीज उसने 10 रुपए पे बेच दी, हो सकता है 2 रुपए और कोई इंस्टीट्यूशन बढ़ा लेके गया हो, ठीक है, और उसने वहां पर 2 रुपए में खरीद के उसको लगाओ कि अभी 20 रुपए की और पॉसिबिलिटी है, और 20 रुपए वहां से चला भी जाए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो जिसने भी यहाँ से रैली शुरू करी थी, उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज कर लिए हो, ऐसा मैंने स्टॉक्स में देखा है, जिसको मैं चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बोलता हूँ। और ये चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने स्टॉक्स में ज्यादातर तब देखा है जब रिटेलर्स को चिपकाया जाता है माल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मेरा खुद का है, हो सकता है चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर आप गूगल करो तो कुछ और मिल जाए, तो इसको गूगल वगैरह मत करना, इसको मैं खुद से, मतलब मेरा टर्म है ये, तो ये मैं बोलता हूँ। तो बिल्कुल आप इस चीज को समझ के रखें कि कभी भी एक रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, तो उस चार्ट को हिस्टोरिकली स्टडी करें। और हिस्टोरिकली स्टडी करने का मतलब है कि उस चार्ट के पीछे जाएं, आप देखें कि रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो कितना बड़ा मूव आया। अगर वो कोई आईपीओ है, आपको लग रहा है कि यार इसके पीछे का कोई चार्ट ही नहीं है, तो आप प्रीवियस आईपीओ देखें कि इस तरह का रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो कितना मूव आया। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर भी एक सीरीज आएगी, ठीक है। बट उसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा, बिकॉज मुझे अभी थोड़ा सा ट्रैवल करना है और चीज़ें हैं, बिजी हूँ थोड़ा। तो पहले टेक्निकल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फंडामेंटल कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज अभी मार्केट थोड़ा अगर यहाँ से अच्छा होता है, तो टेक्निकल अगर आपको ढंग की आती है ठीक ठाक, तो आप उससे बेनिफिट कर लोगे। फंडामेंटल कब काम आता है? जब मार्केट या तो बहुत गिरी हुई हो, या तो जब बहुत ज्यादा अनाप शनाप भाग रही हो, तो आपको समझ होनी चाहिए फंडामेंटल्स की
कि किस चीज़ की कितनी वैल्यू है। जब बुल मार्केट आता है तो हर चीज़ एक्सपेंसिव होती है और वो लाजमी है और वो ज़रूरी भी है, तभी आप प्रीमियम कमाते हो। बट उसके बाद एक टाइम करेक्शन भी आएगा, ठीक है, जो कि रेलवे में चल रहा है, डिफेंस में चल रहा है ना। तो उस टाइम करेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप का स्टॉक खराब है या कंपनी खराब है। बात ये है कि उसने जो अपना ये जो टाइम वाला फेज है ना, उसको पूरा नहीं किया, उसने बस अपना प्राइस वाला फेज पूरा कर लिया है बहुत कम समय में। और जो उसने बुक्स में ग्रोथ दिखानी थी या फिर फ्यूचर अर्निंग विजिबिलिटी जितनी दिखानी थी, उस ग्रोथ के हिसाब से प्रीमियम ऑलरेडी मिल चुका है। अभी उस ग्रोथ के आगे भी अगर ग्रोथ होगी तो करंट ग्रोथ को अचीव करने के बाद जितनी गाइडेंस थी, जितना उम्मीद था पहले, जितना रन अप आ चुका है, उतना आप अचीव कर लोगे। उसके बाद आप और भी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो, तो देन आपको एक एक्स्ट्रा मोमेंटम मिलता है स्टॉक में। तो ये होता है एक चार्ट, ठीक है। ये जो कैंडल्स आप सोचते हो कि मारू बोजू, बुलिस हरामी, मेरे को तो नाम भी याद नहीं है, डोजी वोजी, थोड़ा बहुत पता है लेकिन नाम नहीं रखा याद में, ठीक है। मुझे कैंडल्स का कॉन्सेप्ट पता है, ये डिमांड सप्लाई से किस हिसाब से बनी है। तो आप बिल्कुल इस चार्ट को समझें। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो कैंडल्स पे बनाऊंगा कि किस तरह से आप कैंडल्स को समझते हैं। पहला वीडियो यही था कि एक चार्ट होता क्या है। ये चार्ट जो है आपका डिमांड और सप्लाई के वजह से बनता है, और कितनी डिमांड सप्लाई कितने बड़े रेंज में बन रही है वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक 2-2.5 साल का आपका ये रेंज हो गया, मान लीजिए 2024 सितंबर से 2026 सितंबर हो जाएगा आपका, तो ये आपका लगभग लगभग 2 साल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका 2 साल का रेंज है, ठीक है। और इस 2 साल के रेंज में आपने काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा है। तो ये सारा का सारा जितना भी प्राइस का मैनिपुलेशन है या फिर ऊपर नीचे गया है, सारा का सारा सिर्फ बाइंग और सेलिंग के वजह से हुआ है, नथिंग एल्स। आप न्यूज़ देखते हो कि, मैं आपको चलो एग्जांपल दिखाता हूँ यूएस वाली से, तो मैंने कई सारे एग्जांपल दिखा रखे हैं। अभी देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये इसमें रेजिस्टेंस था, राइट। ये यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट आया, मूव आया, प्राइस जब यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से दोबारा से यहाँ से ईरान से कुछ खराब खबर आती है कि हम वॉर वगैरह करेंगे, कि अभी हम शांति नहीं मान रहे हैं, अभी हम मानेंगे नहीं। मैं तो ज्यादा न्यूज देखता भी नहीं हूँ, ठीक है। उसी समय पे न्यूज आएगी आपकी और वहां से प्राइस अपने डायरेक्शन में मूव करेगा। तो प्योरली डिमांड और सप्लाई का गेम है। अब आप अगर समझदार हो तो खुद ही समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा ये प्राइस को मैनिपुलेशन में डाला जाता है। लेकिन अगर आप डिमांड सप्लाई की समझ रखते हो तो आप मोर ओवर इस चीजों से आगे रहोगे। अभी जैसा मुझे लगता है यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्म होना चाहिए, तो ये यहाँ से हो सकता है ऑयल प्राइस अभी थोड़ा सा सूट अप करे, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, पर थोड़ा सूट अप करना चाहिए यहाँ से। तो हो सकता है अभी ईरान यहाँ पे माने ही नहीं कि हम लड़ाई नहीं रोकेंगे अभी, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी न्यूज भी आ सकती है। तो बिल्कुल इन चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे ध्यान ना दें, आप चार्ट को समझें। ये प्राइस बिहेवियर अगर आप समझते आ रहे हो तो बिल्कुल आप कभी भी चिंता की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम और प्राइस, इन दोनों चीज़ को बहुत ही ज़्यादा महत्व दें चार्ट को। और जैसा कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि बुक्स पढ़ें, तो मैंने एक बुक पढ़ना चालू करी है, मतलब बहुत थोड़ा सा समय से पढ़ ही रहा हूँ। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है, जब भी आप ट्रेड लें उसके पहले अपने दिमाग को ये सवाल जरूर पूछें कि आपने वो ट्रेड किस बेसिस पे लिया है। क्या आपने प्राइस और टाइम के कॉम्बिनेशन को देखते हुए लिया है, किसी पास्ट बिहेवियर पे लिया है, या फिर किसी टिप पे ली है। अगर आंसर है कि आपने प्राइस और टाइम के बिहेवियर को देखते हुए लिया है, स्टॉक का किस तरह का पहले का बिहेवियर है उनको बैक टेस्ट करके लिया हुआ है, तो आप अपने आप को एक पॉजिटिव नंबर दें। और अगर आपने टिप पे कोई ट्रेड लिया है, भले उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसमें अपने आप को एक मतलब कि क्रॉस कर दें या कुछ भी कर दें। और ऐसा
आप अपने ऊपर कोई जोर ना डालें कि आप कैसा कर रहे हो, कि आप टिप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। आपको जैसे ट्रेड करना है आपको करना है करो, लेकिन एक महीने तक या एक हफ्ते तक जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे इस चीज को आप करें कि आपने जो भी एनालिसिस करा या फिर जो भी आपने टिप लिया वो कैसा रहा, आपका ट्रेड कैसा रहा, आपने कब कब अपने एनालिसिस पे ट्रेड लिया, वो सही रहा कि गलत रहा, वो सारा का सारा आप एक डेटा बना के रखें। वो डेटा बनाने के बाद जब आप अपने मंथ एंड पे जाओगे तो 90% चांसेस ये होते हैं कि जितने आपने टिप लेके कमाए होंगे वो आपने गवा दिए होंगे, और जितने आपने खुद से ट्रेड करके कमाया होगा वो बच जाए। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब भी आप खुद से ट्रेड लेते हो आप एक डेटा के हिसाब से काम करते हो, एक प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से काम करते हो, तो वो आपके पास एक समझ होती है कि कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पर एग्जिट नहीं करना है। बट अगर आप किसी का सुन के लेते हो आपको पता नहीं होता है कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। तो हमेशा अपना खुद का एनालिसिस करके ट्रेड करें और फिर आपको पता होगा कि आपको कब कहाँ पर क्या करना है। ठीक है। ये किताबें पढ़ना और कुछ इस तरह की वेब सीरीज वगैरह देखना ये एक अच्छा आइडिया होता है, बिल्कुल आपको करना चाहिए। और जब भी एक चार्ट को एनालिसिस करें तो हमेशा टाइम के हिसाब से एनालिसिस करें कि किस हिसाब से इसका टाइम किस टाइम फ्रेम में चल रहा है। ठीक है। और टाइम फ्रेम से याद आया कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम है उसका उतना ज्यादा महत्व है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम, जैसे कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम इसमें होता है 12 मंथ का, ठीक है, या फिर 100 रेंजेस का। ठीक। ये आपकी सबसे बड़ी बड़ी जितनी भी रेंजेस है उनको मार्क करके दे देंगे। बट हम मंथ्स के चार्ट पे ही रहते हैं। सॉरी, 1000 रेंज का 12 मंथ का है। ठीक है। 12 महीने का एक कैंडल भी आप देखो कितना स्ट्रांग अप ट्रेंड है। कुछ देख रहे हो, यहाँ पर एक हायर लो लगा हुआ है, यानी कि इस मंथ से ज्यादा बायर यहाँ पर अटैच्ड है। और अगर यहाँ पर एक हायर हाई लग जाता है तो एक बुल रन यहाँ पर इंडेक्स में चालू हो जाएगा। वैसे तो मैं मंथली टाइम फ्रेम यूज करता हूँ एनालिसिस के लिए, और कभी कभी 3 मंथ्स भी यूज करता हूँ। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतनी ज्यादा उसकी एक्यूरेसी होती है, इस चीज को हमेशा याद रखें। बिकॉज जो बड़ी टाइम फ्रेम पे चीज हो रही है वो एक बड़े लेवल की बाइंग और सेलिंग का आंसर बनाती है। ठीक है, क्योंकि जैसे ये मंथली कैंडल है तो इसने जो बनाया है एक व्यू बनाया, फिर आप इसके पहले वाली मंथली कैंडल देखिए जो बीएलसी कैंडल है, यहाँ पर ये है कि इस पूरे मंथ में बायर और सेलर ने दम लगाया और बीएलसी साइड को क्लोज हुई, और इस मंथ में आपने पूरी इतनी बड़ी रेड कैंडल देखी। इस मंथ में आपने देखा कि बायर्स और सेलर्स ने दम लगाया बट पूरी की पूरी बुलिश कैंडल अपने डे हाई पे क्लोज हुई या फिर मंथ हाई पे क्लोज हुई, और यहाँ से आप सीधा ऊपर चले गए। तो इस तरह से मंथली कैंडल्स वर्क करती हैं, और इन चीज़ों को बिल्कुल हमेशा अपने दिमाग में रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।